Hey guys, and welcome to our today's video, which is our chapter number 13 of Hindi, which is Samayan. So now we will start reading it. Okay, so बेसिकली पहले हम लोग ये पढ़ लेते कि ये है किस बारे में, कि गांव, शहर, देश विदेश की यात्रा तो सब करते हैं, लेकिन क्या समय की यात्रा संभव है, कि जो टाइम ट्रैवल जिसको हम लोग बोल देते हैं, कि क्या जो समय की यात्रा है क्या वो संभव है, वो आपको इस चैप्टर में बताया गया है। एंड यह पाठ समय यात्रा की कल्पना पर ही आधारित है, कि ये कल्पना की गई है कि अगर हम लोग मतलब समय में आगे पीछे जाते हैं तो क्या होता है। एंड प्रोफेसर यासीन समययान को लेकर इतने रोमांचित हैं कि स्वप्न में वह 2500 ईस्वी की दुनिया की यात्रा भी कर रहे, ठीक है। लेकिन भविष्य की दुनिया का जो हाल उन्होंने देखा, उसे देखकर उन्हें एहसास हुआ कि वर्तमान की ज़रूरत तो कुछ और ही है, कि हमें पहले अपनी वर्तमान को बचाना चाहिए, फिर ही हमारा फ्यूचर यानी कि भविष्य अच्छा हो सकता है। सो लेट अस रीड द चैप्टर। कंप्यूटरीकृत हॉलनुमा। सो व्हाट इज़ बेसिकली द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। बड़े मतलब मुश्किल वर्ड्स होते हैं, कि कंप्यूटर से सजी, और यू कैन सी दैट कंप्यूटराइज्ड हॉल के आकार की होती है। कंप्यूटराइज्ड हॉल के आकार की प्रयोगशाला मतलब लैब, ठीक है। प्रयोगशाला का मतलब लैब के एक कोने में दो जोड़ी आंखें लगातार एक स्क्रीन पर जमी हुई थी। उस सुपर कंप्यूटर की अंतर्निहित, अभी इसका क्या मतलब है, कि अपने अंदर स्थित जो शक्ति थी, अपने बराबर में स्थित एक सतरंगी ग्लोब नुमा मशीन की जांच करने में व्यस्त थी। एंड लगभग 8 फीट व्यास का यह सतरंगा ग्लोब, व्यास मतलब ये उसकी लेंथ दे रखी है कि 8 फीट का है वो। एंड ग्लोब अपने गर्भ में अनंत संभावनाएं छुपाए हुआ था, ठीक है। कि यही जो आपका डिवाइस था, सतरंगा ग्लोब, एंड वो मतलब अपने अंदर बहुत सारी उसने संभावनाएं छुपाई हुई थी कि क्या क्या हो सकता है अगर टाइम ट्रैवल करते हैं, बिकॉज यही एक डिवाइस था जिससे टाइम ट्रैवल किया जा सकता था। और उन्हें संभावनाओं की तह तक पहुंचने में व्यस्त था सुपर कंप्यूटर। एंड जो सुपर कंप्यूटर था वो इसी की मतलब तह तक वो इसी के ऊपर रिसर्च कर रहा था, जो सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। एंड आकाश की तरह शांत वह दो जोड़ी आंखें परिणाम की प्रतीक्षा में थी। मतलब जो साइंटिस्ट है ना, उसकी जो दो जोड़ी आंखें, मतलब जो दो आंखें हैं, वो परिणाम की प्रतीक्षा में थी। एंड अबाद का क्या मतलब है, अबाद का मतलब है कि बिना रुके, कि कंटिन्यूस क्या होता है, कि बिना रुके गति से धड़कते हृदय मतलब दिल, और अनियंत्रित की जिस पे कंट्रोल ना हो, गति से चलती सांसें भी उनके एकाग्रता को भंग करने में के समर्थ ना हो सकी थी, ठीक है। अभी मतलब पूरी तरह जमी हुई थी, ठीक है। देखा विजय हम जीत गए, सॉरी, आकाश की तरह शांत वह दो जोड़ी आंखें परिणाम की प्रतीक्षा में थी, ये तो हमने पढ़ लिया। फिर क्या बोल रहे हैं, कि देखो विजय हम जीत गए हैं। अगले क्षण ही प्रोफेसर यासीन ने हॉल का निस्तब्धता तार कर दी। मतलब क्या है इसका, कि जो खामोशी थी ना उसकी धज्जियाँ उड़ा दी, खामोशी की तार कर दी, मतलब खामोशी की धज्जियाँ उड़ा दी। एंड वो क्या बोले, कि विजय हम जीत गए, कि समय की अबाध गति, अबाध का मतलब क्या है, कि नियंत्रण करना, ठीक है। इसका मतलब है नियंत्रण करना। अबाध गति पर हमारे समययान ने विजय हासिल कर ली। अबाध का मतलब ये होता है कि जो जिस पे नियंत्रण ना किया जा सके, वो हमने मतलब हासिल कर ली है, अब हम उसे नियंत्रण में कर सकते हैं। अब हम समय की सीमा के चीर कर किसी भी काल, किसी भी समय में बड़ी आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने समययान यानी कि टाइम मशीन इन्वेंट कर ली थी। एंड मुबारक हो सर, आज आपकी वर्षों की मेहनत सफल हो गई है, बिकॉज वो बहुत वर्षों से मतलब मेहनत कर रहे थे कि वो समययान बना सके। एंड आपका यह आविष्कार निस्संदेह मानव कल्याण के उपयोगी सिद्ध होगा, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टाइम को जाके ठीक करना चाहते हैं, जो समय को ठीक करना चाहते हैं पीछे जाके या फिर आगे जाके, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब उपयोगी सिद्ध होगा मनुष्य के लिए। एंड प्रोफेसर के सहायक विजय ने भी अपनी भावनाओं पर लगाम लगाना उचित ना समझा, कि वो भी फिर बोल पड़े कि धन्यवाद विजय, पर यह मत भूलो कि इस महान सफलता में तुम्हारा भी बराबर का हाथ है, कि तुम्हारा भी इसमें बराबर का हाथ है, बिकॉज वो दो साइंटिस्ट थे ना, तो दोनों का बराबर का हाथ है। वो बोल रहे हैं कि यह तो आपका बड़प्पन है सर, मैं वरना क्या और
मेरा, कि मैंने तो फिर कुछ किया ही नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मुझे श्रेय दे रहे हो। विजय अपने आप पर ही हंस पड़ा, ठीक है। विजय अपने आप पर ही हंसने लगा कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सारा कुछ तो आपने ही किया है, ठीक है। एक बार फिर प्रोफेसर यासीन अपने सहयोगी विजय के साथ अपनी यात्रा की तैयारी में व्यस्त हो गए, क्योंकि उन्होंने टाइम ट्रैवल करना था। उन्होंने क्या करना था, समय के आर पार, क्या बोलते हैं उसको, समय के आर पार आप लोग बोल सकते हो कि जाना था। तो वो उसकी तैयारी करने लगे। एंड यह ऐसी यात्रा थी जो वर्तमान से भविष्य की ओर जाती थी, कि वर्तमान मतलब प्रेजेंट से भविष्य मतलब फ्यूचर की ओर जाती थी। एंड एक खूबसूरत कल्पना जो हकीकत में बदलने जा रही थी और जुड़ने वाला था मानवीय उपलब्धियों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय। स्वर्णिम मतलब एक गोल्डन, आप लोग बोल सकते हो कि एक गोल्डन मतलब टाइम जुड़ने वाला था, जो इतिहास था, ठीक है। मतलब जो भी उपलब्धियां होती हैं, जो भी मतलब इन्वेंशंस वगैरह होते हैं, उनमें एक और नाम ऐड होने वाला था इन दो साइंटिस्ट का, बिकॉज इन्होंने क्या बना दिया था, समय यान बना दिया था। वातावरणीय परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर ने एक विशेष प्रकार का स्वनिर्मित के खुद ने बनाया, स्वनिर्मित मतलब मेड बाय हिमसेल्फ पोशाक ली थी, कि उन्होंने खुद बनाई थी, वो उन्होंने पोशाक ले ली। एंड अब वे किसी अंतरिक्ष यात्री की भांति लग रहे थे, बिकॉज उनकी पोशाक बिल्कुल ही ऐसी थी, यहाँ पे देखो पिक्चर दिख रही है, मतलब बिल्कुल ही वैसी थी, एक एस्ट्रोनॉट जैसी, एक अंतरिक्ष यात्री जैसी। एंड जो किसी नवीन ग्रह की खोज में, मतलब जो किसी नमे, जो किसी न्यू ग्रह की खोज में, किसी न्यू प्लैनेट की खोज में जा रहा हो, ठीक है, आकाश में प्रवेश करने वाला हो, या फिर आकाश गंगा में प्रवेश करने वाला हो, गैलेक्सी में प्रवेश करने वाला हो। एंड उस 8 फुटे सतरंगी समय यान में जैसे ही प्रोफेसर ने कदम रखा, तो उनका शरीर क्या हुआ, रोमांचित हो गया, उनका मतलब एक्साइटेड हो गया, रोमांचित का मतलब एक्साइटेड हो गया उनका शरीर, क्योंकि वो टाइम ट्रैवल करने वाले थे। एंड अंदर पहुंचते ही उन्होंने कंप्यूटर को चालू कर दिया, ताकि वो कर सके मतलब टाइम ट्रैवल। एंड आहिस्ता से मतलब धीरे धीरे से समययान धरती से आधा फीट की ऊंचाई पर उठा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर उठ के आधा फीट मतलब थोड़ी सी ऊंचाई पर उठा। एंड फिर क्या हुआ, उसका सतरंगा आवरण, आवरण का मतलब होता है पर्दा, जो उसका पर्दा था ना, जो उसका सतरंगा पर्दा था, वो तेज़ी से घूमने लगा। एंड जो सतरंगी पट्टियाँ थी वो भी धीरे धीरे मिलकर सफ़ेद हुई और फिर अदृश्य, एंड फिर गायब हो गई। अदृश्य का मतलब गायब हो गई, डिसअपियर हो गई। पर अंदर सब कुछ स्थिर था, स्थिर का मतलब कि अंदर सब कुछ स्टिल था, कि कुछ भी हिल नहीं रहा था। एंड घूम रहा था तो सिर्फ समय चक्र, कि सिर्फ समय चक्र जो उनका सर्कल था, जो उनका टाइम सर्कल था, सिर्फ वही घूम रहा था। एंड बड़ी तेज़ी से आगे की ओर 2000, ठीक है, 2000, 2050, 2100, 2300, 2003, मतलब इस युग में वो मतलब जा रहे थे 2000 से, बिकॉज ये कहानी 19वीं सदी की है। हाँ, ये 19वीं सदी की कहानी है। तो इसमें क्या होता है कि वो पहले 2000 में चले जाते हैं, ठीक है, फिर 2050 में चले जाते हैं, फिर 2100 में चले जाते हैं, ऐसे करके वो आगे आखिर में कहाँ पहुँच जाते हैं, 2500 ईस्वी पर पहुँचकर थम जाते हैं, ठीक है। प्रोफेसर ने कलाई खड़ी पर नज़र डाली, कलाई मतलब जो भी रिस्ट वॉच जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पर एक नज़र डाली। एंड शाम के 5:25 40 सेकेंड हुए थे, यानी कि मात्र 10 सेकेंड में, सिर्फ 10 सेकेंड में वो 1900 से, देखो मैंने आपको बताया ये 1900 की स्टोरी है, तो इसीलिए वो 1900 से सीधा कहाँ पे पहुँच गए, 2500, मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने टाइम ट्रैवल मतलब समय यात्रा कर ली थी, ठीक है, कि यात्रा संपन्न हो गई थी। एंड अनायास की ही उन्होंने, उनके चेहरे पर मुस्कान भी उभर आई, मुस्कान की जो रेखाएं वो उभर आई, वो स्माइल करने लगे। एंड उन्होंने कंप्यूटर को बंद किया और उत्साह भरे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ चले, कि वो बाहर निकल के देखना चाहते थे कि बाहर की दुनिया में क्या क्या बदलाव आए हैं। पर यह क्या, समय यान से बाहर का दृश्य देखते ही वे बिल्कुल अवाक, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गए, क्योंकि मुस्कान की रेखाओं की जगह चेहरे पर बल पड़ गए, कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे मतलब आश्चर्यचकित उन्होंने नज़रों से देखा कि आंखें फटी फटी रह गई। तो क्या हुआ कि बाहर सिर्फ रेत ही रेत थी, मतलब एक तरह का रेगिस्तान ही बना हुआ था, अंगारों की तरह दहकती हुई रेत, कि बहुत ज़्यादा गर्मी हुई हुई थी। आगे पीछे दाएं बाएं जिधर भी दृष्टि जाती वहाँ पे रेत ही रेत नज़र आ रही थी, ना कोई पौधा ना कोई पंछी। एंड पेड़ पौधे तो दूर की बात, हरी घास भी नहीं नज़र आ रही थी, हरी घास का भी नामो निशान नहीं था। एंड सूरज की असहनीय गर्मी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, जिसको आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, जो इंक्रीज़ हो रही है,
बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी एंड जो ऑक्सीजन की कमी बहुत ही एक एक क्षण उन्हें भारी लगने लगी थी एंड उन्हें लगा कि जैसे वह पृथ्वी पर ना होकर चंद्रमा या फिर जो भी सूर्यमंडल, जो भी सोलर सिस्टम की किसी और ही ग्रह पर, और ही प्लैनेट पर आ गए हो, वो धरती पर थे ही नहीं, उन्हें ऐसा लग रहा था। एंड जहाँ दूर दूर तक जीवन का कोई निशान या फिर चिन्ह मौजूद नहीं था। एंड फेस मास्क पहनने के बाद वह उन्होंने बूढ़ी किंतु अनुभवी नज़रों से क्षितिज के पास कुछ तलाशने लगे। तो क्या है ये इसका मतलब है जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं हुए दिखाई देते हैं, तो वो वहाँ पे मतलब एक्सप्लोर करने लगे, कुछ तलाशने लगे। एंड दिल्ली और प्रतिष्ठित शहर के वेब्स इलाके करोल बाग में रहने वाले प्रोफेसर यासीन निसंदेह आज ही करोल बाग में ही खड़े थे कि वो मतलब फिर से 2500 वाले करोल बाग में वो जाके मतलब खड़े थे वहाँ पे। एंड पर यह करोल बाग 1900 का ना होकर, बट यह करोल बाग में एक डिफरेंस था कि ये 1900 का नहीं था, ये 2500 का था। तो क्या हुआ कि ईस्वी का था और इन दोनों के बीच जीवन और मृत्यु का जितना ही फैसला था, कि उसमें जीवन और मृत्यु जितना फासला था। ठीक है, जो 1900 वाला करोल बाग था एंड जो 2500 वाला करोल बाग था। ठीक है, बर्बादी की जीवन के समस्त लक्षणों से रहित धरती अपनी बर्बादी की तस्वीर चलचित्र के समान बयां कर रही थी कि वहाँ पे मतलब कोई भी जीवन नहीं था, ना कोई मतलब जीवन का कोई भी ना कोई पेड़ पौधा था एंड मतलब वो बर्बादी की कगार पे थी हमारी धरती। ठीक है, पर इस महाविनाश का जिम्मेदार कौन है, प्रकृति या स्वयं मनुष्य? इस सवाल का जवाब खोज पाने में पूर्णत अक्षय से प्रोफेसर यासीन अचानक उन्हें एक चमकती हुई चीज़ सामने नज़र आई। एंड मतलब वो मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा चमकीली चीज़ नज़र आई थी। एंड इस सवाल का जवाब खोज पाने पूर्णत अक्षय में प्रोफेसर यासीन अचानक उन्हें एक चमकती हुई चीज़ नज़र आई। एंड फिर वह वस्तु उड़न तश्तरी की भांति आसमान से उतरी और धूल के बवंडर को चीरती हुई धरती में समा गई। ठीक है, एंड आशा और जीवन की मिलीजुली इस छोटी सी किरण के प्रोफेसर का उत्साह वापस ला दिया कि ये ज़रूर कुछ होगा। तो उन्हें क्या लगा था कि वो पंछी होगा कोई, बट वो कोई भी बर्ड वगैरह, कोई भी पंछी वगैरह नहीं था। तो फिर क्या हुआ, वो वहाँ पे जाने लगे, तो वो इतनी ज़ोर से भागने लगे कि उस स्थान की ओर चल पड़े। अपने वंशजों से मिलने की उत्सुकता ने उनके शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार कर दिया कि वो अपने वंशजों, जो अपने इंसेस्टर्स थे, उनसे मिलना चाहते थे, जो अपने आगे आने वाली जो भी पीढ़ी है उनसे मिलना चाहते थे। इसलिए मतलब उन्होंने मतलब उनके शरीर में बहुत ज़्यादा उत्साह भर गया था कि कहाँ होंगे। ठीक है, और संचार कर दिया और क्षण प्रतिक्षण अपने पैरों की गति बढ़ती चली गई। एंड वो इतना ज़्यादा तेज़ अपनी यौन अवस्था, अपनी जवानी में भी नहीं भागे थे जितना तेज़ वो आज भाग रहे थे, और युव अवस्था में भी नहीं भागे थे इतनी तेज़ जो जितना आज भाग रहे थे। एंड लक्ष्य की टिकी निगाहों अचानक बीच में उभर आई पारदर्शी कांच। पारदर्शी मतलब जिससे आप लोग देख सको, तो उसकी दीवार आ गई एंड वो उससे टकरा गई, क्योंकि उन्हें दिख ही नहीं रहा था तो वो उससे टकरा गई। एंड अत्यधिक श्रम से थक चुका उनका शरीर अनियंत्रित होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। और तभी प्रोफेसर को एहसास हुआ कि धरती की वह सतह जिस पर वह गिरे थे किसी धातु की बनी थी, कि वो सॉफ्ट नहीं थी। बिकॉज अगर हम लोग नॉर्मली धरती की सतह पर गिरते हैं तो क्या होता था, ज़्यादातर मिट्टी होती है, बट वो जो सतह थी वो धातु की बनी थी, वो मेटल की बनी थी। ठीक है, और अचानक एम्बुलेंस जैसी ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी कि एम्बुलेंस उन्हें लेकर चली। एंड फिर प्रोफेसर यासीन जब तक कुछ समझते, कांच के पारदर्शी कैबिन में घिर चुके थे। ठीक है, सूरज का तपन के कारण बाहर लपटें सी उठती हुई प्रतीत हो रही थी, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो उन्हीं लपटों के बीच दूर खड़ा था समययान, जो उनकी टाइम मशीन थी वह खड़ी थी, एंड जिसे प्रोफेसर बेबस निगाहों से देख रहे थे कि मुझे इसमें बैठना है एंड वापस अपने समय में जाना है। तभी कैबिन में चारों ओर से लाल प्रकाश फूटने लगा। लाल प्रकाश मतलब रेड सी बीम सी बोल सकते हो, वो फूटने लगी। एंड प्रोफेसर यासीन भी उसी लाली में ऐसे समा के स्वयं ही लाल हो गए। ठीक है, मतलब लाल सी बीम में वो स्वयं, मतलब जब वो ढक गए थे तो वो स्वयं भी लाल ही लग रहे थे। एंड वह लाली जब छटी तो उन्होंने स्वयं को एक जेल नुमा पिंजरे के अंदर पाया।
यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा होगा, जेल नुमा एक पिंजरे में पाया, ये है वो पिंजरा। एंड सहसा पिंजरे के बाहर एक आदम कद मतलब आदमी के कद का एक रोबोट प्रकट हुआ, रोबोट आया और उसने प्रोफेसर की ओर अपनी उंगली से इशारा किया। देखो यहाँ पे उंगली से इशारा किया एंड लाल प्रकाश मतलब लाल सी बीम उसकी मतलब उंगली से बाहर निकली एंड तेज़दार प्रोफेसर पर पड़ी और वह पुनः किसी अन्य स्थान के लिए ट्रांसमिट कर दिए गए। ट्रांसमिट मतलब एक किसी और ही जगह पे ट्रांसपोर्ट कर दिए गए, ठीक है। सो क्या आपके यहाँ मेहमानों का इसी प्रकार से स्वागत किया जाता है? उन्होंने पूछा कि इसी प्रकार से स्वागत किया जाता है, ना कुछ हेलो ना कोई हाय, तो इधर से उधर मतलब ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो अगले दृश्य जगत में पहुंचते ही प्रोफेसर यासीन जीवित व्यक्तियों को देखकर जोर से चीखे। जीवित व्यक्तियों मतलब इंसानों को देखा और उन्होंने अपना मास्क पहले ही उतार लिया था, ठीक है। एंड देखने में वह स्थान किसी न्यायालय के समान ही प्रतीत हो रहा था, मतलब कोर्ट के समान प्रतीत हो रहा था। सामने एक ऊंची कुर्सी पर जज बैठा था, अगल बगल वकील बैठे थे, पीछे दर्शक और मुलजिम का मतलब क्या होता है? मुलजिम का मतलब होता है जिस पर कोई इल्ज़ाम लगा होता है, और यू कैन से कि जो भी सस्पेक्ट होता है, ठीक है। और उसके कटघरे में खड़े स्वयं प्रोफेसर यासीन, और जो कटघरे में मतलब जो उसका कटघरा होता है उसमें वो खुद खड़े थे, मतलब वही सस्पेक्ट थे, वही मुलजिम थे, ठीक है। और यह देखकर प्रोफेसर हैरान थे कि वहाँ मौजूद सभी व्यक्ति धूप की तरह पीली चमड़ी वाले थे। पीली चमड़ी वाले मतलब उनकी जो स्किन थी वो येलो थी एंड उनके बाल भूरे तथा आंखें नीली थी। कि उनके बाल भूरे थे, उनके बाल ग्रे थे एंड उनकी जो आंखें थी वो नीली थी। तो उन्हें बड़ा मतलब अजीब सा लगा कि यह बदलाव शायद वातावरणीय परिवर्तन का ही परिणाम था, कि जो भी इन्वायरमेंट ने जो भी बदलाव आते हैं इन्वायरमेंट में, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो गया हो। एंड कौन मेहमान प्रोफेसर यासीन की कौन सा मेहमान है, कहते हुए वकील व्यंगपूर्वक मुस्कराया। कि व्यंगपूर्वक मतलब जोक से, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जोक बोल रहा हो कोई, तो वैसे करके वो मुस्कराए। एंड वकील के मुंह से अपना नाम सुनकर प्रोफेसर हैरान रह गए, कि वो बड़ा हैरान रह गए कि इन्हें मेरा नाम कैसे पता। एंड वे अपने मनोभावों को नियंत्रण करते हुए बोले कि मैं और कौन, कि मैं ही यहाँ पे गेस्ट हूँ एंड आप। वकील अभी से मुस्करा रहा था एंड वकील ने मुस्कुराते देखकर प्रोफेसर चिड़चिड़ा गए। मैं आपको पूर्वज ही की हैसियत से सन 1900 से आप लोगों के लिए दोस्ती का पैगाम लाया हूँ। दोस्ती का पैगाम कि मुझे आप लोगों से दोस्ती करनी है, सन 1900 से आया हूँ मैं, ठीक है। तो क्या आप लोगों का मेहमान नहीं हुआ? कि क्या मैं आप लोगों का गेस्ट, आप लोग का मेहमान नहीं हुआ? क्योंकि मैं सन 1900 से आया हूँ तो आपको तो मेहमान का स्वागत वगैरह करना चाहिए। वकील गरज उठा कि आप लोगों ने तो अपने वंशजों के लिए जीते जी कब्र तैयार कर दी। कि आप लोगों ने अपने इंसिस्टर्स के लिए कि जीते जी आपने कब्र तैयार कर दी, क्योंकि ये आप ही का नतीजा है जो आपने किया है अपने इन्वायरमेंट के साथ। जो आप प्रेजेंट डे में अपने इन्वायरमेंट के साथ जो आपने किया था उसी का नतीजा आप भुगत रहे हो। कि आज हम लोग उन्हीं कब्रों में जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। कि आपने पेड़ काटे थे, अभी यहाँ पे कोई भी पेड़ वगैरह नहीं है। कि आपने मतलब पोल्यूशन किया था, इसलिए यहाँ पे कोई भी जीव जंतु नहीं है। कि क्या यही है आपकी दोस्ती का तोहफा? तो मैं कुछ समझा नहीं। तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ समझा ही नहीं। तो इस समय आप जिस अदालत में खड़े हैं वह ज़मीन से 10 फीट नीचे की सतह पर बनी हुई है, कि अंडरग्राउंड बनी हुई है। एंड वकील ने कहना शुरू किया, प्रदूषण, ऑक्सीजन की कमी और सूर्य अल्ट्रावायलेट किरणों से बचने के लिए इसके सिवा हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है। कि आज पृथ्वी पर मतलब सालों बाद नामो निशान मिट चुका है। कि अब आज पृथ्वी पर वृक्षों का नामो निशान मिट चुका है। कोई भी ट्री नहीं है, ठीक है। ओजोन की छतरी, जो भी ओजोन लेयर होती है हमारी, वो भी मतलब विलीन हो चुकी है, वो भी डिसअपियर हो चुकी है। एंड समुद्रों का जल स्तर जो है बेहताशा बढ़ गया, और आंधी तूफान तो धरती की ऊपर सतह पर मानो रोज़ की बात है। कि रोज़ ही आंधी तूफान आते रहते हैं। एंड प्रोफेसर यासीन यंत्रवत खड़े थे और वकील बोले जा रहा था कि यह सब परिवारण से छेड़छाड़ और वृक्षों के विनाश का परिणाम है। कि आज हम लोग ज़्यादा हंस सकते हैं और ना ज़्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि कृत्रिम ऑक्सीजन के सहारे हम जिंदा हैं और पर एक मशीन बनकर रह गए हैं। कि हम लोग एक मशीन की तरह बनकर रह गए हैं और हमारी इस ज़िंदगी के ज़िम्मेदार आप लोग हैं, जो आपके समकालीन लोग हैं।
कि आप अपराधी हैं, अपराधी, कि आपको सज़ा मिलनी ही चाहिए, कि सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आपका ही ये परिणाम है सारा का सारा। एंड कहते वकील का चेहरा जो था वो क्रोध से लाल हो गया, वो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया। तो क्या हुआ कि वो बुरी तरह से हाँफने लगा, कि निश्चित रूप से वह ऑक्सीजन की कमी का परिणाम था, कि वो इतना ज़्यादा बोल गया इसलिए वो हाँफने लगा था, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। एंड यह देखकर स्वयं प्रोफेसर यासीन की आश्चर्यचकित हुए बिना ना रह सके। एंड मानवीय अधिकारों की रक्षा की है अदालत, मुलजिम को अपराधी मानते हुए उन्हें सज़ा मौत सुनाती है, कि इन्हें मौत की सज़ा दे दी जाए। एंड जज की गंभीर आवाज़ हॉल में गूंज उठी। एंड प्रोफेसर कोई प्रतिवाद ना कर सके, कोई भी मतलब अपने पक्ष में कोई भी तर्क ना दे सके। एंड जैसे कि उनके बोलने की क्षमता ही समाप्त हो गई हो, कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। एंड उनका जो मस्तिष्क संज्ञा शून्य हो गया था, कि उनको मतलब कुछ सोच नहीं रहा था, और मन अपराध बोध से भर गया था। एंड जल्लाद रूपी रोबो के शरीर से निकली लाल किरणों ने प्रोफेसर को अंतिम बार ट्रांसमिट किया था। एंड जब उन्हें होश आया तो उन्होंने स्वयं को ब्लैक होल की स्वतंत्र, ब्लैक होल का मतलब क्या है, पूर्ण, कि पूर्ण कक्षा में घूमते हुए पाया, कि ब्लैक होल मतलब जिसका ब्लैक पूरी दीवारें हो, एंड जिसका परिधि धीरे धीरे कम होते हुए उसके केंद्र की ओर जाती थी। ठीक है, शरीर के अणुओं परमाणुओं के रूप में विघटित। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है तोड़ देना, तोड़ देना कर देने वाला भावी विस्फोट के बारे में सोचकर वे प्रोफेसर के मुंह में भय जो था, भय की चीख निकली उनके मुंह से। एंड डर के कारण उनकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई थी। लेकिन जब उनकी आंख खुली तो ना वह अंतरिक्ष था और ना ही ब्लैक होल, वह अपनी प्रयोगशाला में आराम कुर्सी पर बैठे थे, कि वो अपने मतलब लैब में ही बैठे थे, वो आराम कुर्सी पर बैठे थे। और उस कुर्सी पर बैठे बैठे ही वो स्वप्न देख रहे थे, उस पर सपना देख रहे थे वो। तो पास ही में समययान खड़ा था, जो कि अपने आरंभक चरण में था। तो क्या हुआ था, साथ में क्या खड़ा था, एक समययान खड़ा था। ठीक है, पास में एक समययान खड़ा था, मतलब टाइम मशीन खड़ी थी, जो अपने फर्स्ट स्टेज में था, जो अपने फर्स्ट चरण में था। ठीक है, और सर समय चक्र की रूपरेखा तैयार हो गई है, एंड आप आकर देख लीजिए कि कैसा बना है। और ये आवाज़ उनके सहायक विजय की थी। एंड नहीं विजय, अभी हम समय चक्र नहीं बल्कि अपने समय को देखना है, कि अभी हमें प्रेजेंट टाइम की तरफ ध्यान देना है, ना कि फ्यूचर की तरफ ध्यान देना है। अन्यथा सारा संसार जीते जी गर्भ में दफन हो जाएगा, कि सारा जो संसार है वो मतलब जीते जी मर जाएगा। एंड कहते हुए प्रोफेसर यासीन दरवाजे की तरफ बढ़ गए। तो उन्होंने मतलब एग्ज़िट से वो एग्ज़िट कर गए।